प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी वसंत भाग 3 उपविषय है हमारा पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया व गृह कार्य हल। बच्चों, कल हमने व्याख्यान 1 में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ को पढ़ा अर्थात पाठ का अध्ययन किया। आज हम पाठ से संबंधित गृह कार्य करेंगे व पाठ का संक्षिप्त सार जानेंगे। आइए जानते हैं पाठ का संक्षिप्त सार अपने व्याख्यान 2 में। बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम अपने व्याख्यान 2 में पाठ के संक्षिप्त सार को जानेंगे। कल जब हमने अपने पाठ का अध्ययन किया, हमने विस्तृत रूप से उसका अध्ययन किया। आज जो पाठ के मुख्य बिंदु हैं, उनको आधार बनाकर एक सार का रूप हम जानेंगे। अब जैसे कि हमारा पाठ पत्रों की दुनिया पर आधारित है, हमारा जो पाठ है वो पत्रों की दुनिया पर आधारित है। अब पत्र क्या होते हैं, पत्रों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, पत्रों के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, यह सब हम अपने पाठ में पढ़ते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब होती है, अर्थात अजीबोगरीब अनोखी होती है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारे दैनिक जीवन में पत्रों का कितना उपयोग है और उनकी कितनी अधिक आवश्यकता होती है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता, अर्थात पत्रों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वह संचार यानी संचार का साधन का अर्थ होता है जैसे कि जो हमारी बातचीत को एक दूसरे के समक्ष पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर आधुनिक साधन की बात है तो आधुनिक साधन में क्या आएगा कि जैसे फोन है, लैपटॉप है और नेट है, वीडियो कॉल है, मोबाइल है, ये सब हमारे क्या हैं आज के आधुनिक साधन हैं। लेकिन जो पत्र काम कर सकते हैं वह दुनिया के आज जो आधुनिक साधन है वह भी नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। अब जो पत्र हम लिखते हैं, जो पत्र हम पढ़ते हैं, पत्र लिखने पर व्यक्ति जब पत्र लिखने बैठता है तो उस समय उसके जो अंदर के भाव हैं वह सब झलकते हैं। अब उन भावों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है जैसे कि पत्र लिखने वाला व्यक्ति हमारे समक्ष ही बैठा है। अब जो संतोष, जिस शांति की हमें प्राप्ति होती है वह हमें केवल पत्रों के द्वारा ही प्राप्त होती है। यह सब एसएमएस या फोन के द्वारा संभव नहीं हो सकता। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अब जितने भी साहित्यिक काम हैं वह सब हमारे पत्रों पर ही निर्भर हैं, पत्रों पर ही आश्रित हैं और जो मानव सभ्यता है, संस्कृति है, उसके विकास में पत्रों ने एक अनूठी यानी अनोखी भूमिका निभाई। पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा ही होता है, लेकिन प्रत्येक भाषा में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि पत्रों का भाव हमेशा एक जैसा ही होता है, अर्थात सब जगह पत्रों का भाव एक जैसा ही होता है, लेकिन जिस तरह से बोली कदम कदम पर बदली जाती है, हर एक क्षेत्र में अलग अलग बोली जाती है, उसी प्रकार भाषा के अनुरूप पत्रों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे उर्दू में पत्र को यानी उर्दू में खत कहा जाता है, संस्कृत में पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में कागज कहा जाता है, तेलुगु में उत्तरम जाबू लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। अब ये प्रत्येक भाषा के क्या दिए गए हैं, प्रत्येक भाषा दी गई है और उस भाषा में पत्रों को जिस नाम से जाना जाता है वह यहाँ पर बताए गए हैं। अब किस किस नाम से जाना जाता है ये एक बार फिर से सुन लीजिए। पत्र को उर्दू में खत कहा जाए, संस्कृत में पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में कागज कहा जाता है, तेलुगु में उत्तरम जाबू और लेख 3 नामों से जाना जाता है तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्रों को सहेज कर रखा जा सकता है,
अब पत्र क्या है? पत्रों को सहेज कर का अर्थ होता है कि पत्रों को संभाल कर रखा जा सकता है। दुनिया भर में 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाकघरों में डाली जाती हैं, अर्थात भारत देश में आज भी 4.5 करोड़ चिट्ठियों का आदान प्रदान किया जाता है। डाकघरों में 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाली जाती हैं। प्राचीन काल में, यानी पिछले, जो प्राचीन का अर्थ है कि पुराने समय में पत्र लेखन कला का बहुत महत्व था, अर्थात जो पत्र लिखने की कला थी उसका अत्यधिक महत्व था। पत्र कैसे लिखे जाते थे? राजा महाराजाओं के समय में भी दूत के द्वारा पत्र भेजा जाता था और लेखनी का प्रयोग किया जाता था। अब जैसे कि संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। अब जो हमारे देश की संस्कृति है उसको और अधिक विकसित करने के लिए कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो ज्यों की त्यों बनी रहे, उसे ज्यों क्या तो बनाए रखने के लिए स्कूली यानी विद्यालयों में भी सिलेबस जो है उसके अंदर पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि आपके सिलेबस के अंदर भी क्या है, पत्र लेखन का विषय डला हुआ है। लेखन कौशल के विषय में पत्र लेखन आता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक व अनौपचारिक। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, यहाँ पर मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ। औपचारिक पत्र जहाँ पर आपको अपनी औपचारिकताएं निभानी होती हैं, अर्थात जैसे आप विद्यालय में किसी काम हेतु या किसी नगर निगम के लिए, बिजली विभाग के लिए, इस प्रकार से विभागों से संबंधित आप औपचारिक पत्र लिखेंगे और अपने माता पिता से, अपने सगे संबंधियों से संबंधित आप अनौपचारिक पत्रों का प्रयोग करोगे। और इससे ज्यादा जब हम अपना पत्र लेखन करेंगे उसमें विस्तार पूर्वक इसका वर्णन जाने। अगला है फिर विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला शुरू किया गया। अब क्या हुआ कि विश्व डाक संघ की ओर से जैसे कि स्कूलों में पत्र लेखन लगवाया गया, उसके पश्चात क्या अनिवार्य किया गया कि जो 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित करने का सिलसिला शुरू किया गया। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। बेटा, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर ये देख लीजिए, जैसे कि कोई सम्मान पत्र है, जैसे कोई सर्टिफिकेट आपको मिलता है, प्रस्तुति पत्र जो होते हैं उनके द्वारा आप फोटो फ्रेम में उनको लगवा लेते हैं और उसके पश्चात पहले के जो व्यक्ति हैं वो अपने जो उनके पूर्वज हैं उनके द्वारा जो सम्मान दिया है, जो सम्मान मिला हुआ है, उन्हें सरकार के द्वारा जो उन्हें प्रस्तुति पत्र मिले हुए हैं उनको वो सहेज कर रख लेते हैं, अर्थात एक निशानी के तौर पर वो उनके पास आज भी सुरक्षित हैं। जैसे पहले के समय में फोटो वगैरह कम होती थी तो इसलिए जो प्रस्तुति पत्र उन्हें मिला उसे संभाल कर रख लिया और उसको क्या कर लिया, विरासत में वो उनके पास आज भी सुरक्षित है। अगर आज जैसे संचार के साधन होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि अगर जो आज के हमारे संचार के साधन हैं, अगर उस समय पर यही संचार के साधन होते तो हमें ये भी पता नहीं लगता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जेल से पत्र लिखा था, क्योंकि वो क्या था, वो पत्र लिखने का तरीका सबसे अच्छा होता था, वो एक विरासत के रूप में सुरक्षित रहता था। और आज भी हम पंडित जवाहरलाल के द्वारा लिखा गया पत्र इंदिरा गांधी को जो भेजा गया था वह पत्र आज भी हम अपनी किताबों में पढ़ सकते हैं, आज भी वो किताबों के रूप में सुरक्षित है। और उससे क्या हुआ कि वो उन्होंने पत्र अपनी बेटी को प्रेरित करने के लिए लिखा था और उस पत्र के द्वारा आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिलती है, अर्थात वो प्रेरणादायक एक पत्र था। महात्मा गांधी के पास तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां उन तक पहुंच जाते थे।
अब यहाँ पर जैसे बताया कि महात्मा गांधी देश के गौरव थे, भारत देश के गौरव थे, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि भारत की जनता अगर दुखी है, भारतीय जनता को अगर किसी प्रकार का भी दुख है तो महात्मा गांधी इंडिया नाम लिखकर इस पते पर भेज दें, और इस पते पर भेजने के पश्चात वह पत्र उनके पास दुनिया में वह जिस भी कोने में होंगे वह पत्र उनके पास पहुंच जाएगा। तो यह पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में अत्यधिक पुरानी है। इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। अब पत्र व्यवहार की परंपरा तो पुरानी है, लेकिन इसका जो विकास था, पूर्णतः जो विकास हुआ वो आजादी के पश्चात ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। अब यहाँ पर सरकारी विभाग की अगर हम तुलना करते हैं तो उसमें गुडविल विभाग है, जिसका कार्य होता है लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ना, और इसकी सबसे खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। जैसे डोर टू डोर, शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग। अब यहाँ पर बताया कि आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो लोग कौन कौन से हैं? अब बर्फबारी के बीच, यानी जहां पर अत्यधिक बर्फ है और बर्फ के बीच में लोगों के मकान बने हुए हैं, पहाड़ों से लोगों के घर ढके हुए हैं, समुद्र तट पर मछुआरे हैं या फिर रेगिस्तान ढाणियां अस्थायी निवास हैं जिन लोगों के, उनके पास आज भी डाकिये के द्वारा पत्र जाते हैं और वो डाकिये का इतनी बेसब्री से इंतजार करते हैं जैसे कि देवदूत का इंतजार किया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में डाकिये को देवदूत के नाम से ही जाना जाता है। अब बेटा, जैसे हमने अपने पाठ को पढ़ा, पाठ को पढ़ने के पश्चात हम अपने गृह कार्य हल की जांच करेंगे। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? अब यहाँ पर सबसे पहला ही प्रश्न है कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। अब क्यों नहीं दे सकता? आपने पाठ पढ़ा है, पाठ का अच्छी प्रकार से आपने अध्ययन किया है, तो पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फोन एसएमएस के द्वारा केवल संक्षिप्त बातचीत ही होती है। क्या है कि फोन जो होते हैं, एसएमएस जो होते हैं, उनके द्वारा केवल छोटी बातचीत ही होती है। मान लीजिए हम विस्तार पूर्वक किसी चीज का वर्णन भी कर लेते हैं, लेकिन जो पत्र लिखकर हमारी आत्मीयता झलकती है, उस आत्मीयता का भाव फोन या एसएमएस के द्वारा संभव नहीं होता। पत्रों के द्वारा हम अपने अंदर के भावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। अब जो पत्र हैं उनके द्वारा हम अपने अंदर के भावों को एकदम से यानी खोल कर व्यक्त कर सकते हैं। इनसे आत्मीयता झलकती है। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में प्रगतिशील हैं, लेकिन एसएमएस या फोन के द्वारा ये कार्य संभव नहीं है। अब क्या है? पत्र राजनीतिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में प्रगतिशील हैं, यानी कोई पत्र लिखा गया है, राजनीति ओर से है, साहित्यिक है, तो उनको हम संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन फोन या एसएमएस के द्वारा ये सुविधाएं संभव नहीं है। फोन और एसएमएस में ये चीजें संभव है, लेकिन ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं है। प्रश्न 2 है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी आदि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। अब यहाँ पर क्या है? पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी आदि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। ये किन किन भाषाओं में इनको बोला जाता है, वो भाषाओं के नाम आपको लिखने हैं। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तमिल में कड़ित और चिट्ठी पाती हिंदी भाषा में कहा जाता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तमिल में कड़ित और चिट्ठी पाती हिंदी भाषा में कहा जाता है। पाती और चिट्ठी
हिंदी भाषा में कहा जाता है। प्रश्न 3 है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। अब पत्र लिखने की जो कला थी उसके विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए वह सब आपको लिखना है। अब पत्र लेखन की कला विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। अब क्या किया गया कि आपके जो सिलेबस था उसके अंदर पत्र लिखने का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से सन 1972 ईस्वी में 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो विश्व डाक संघ थी उसकी ओर से सन 1972 ईस्वी में 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतियोगिता, मुकाबला, प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है, मुकाबला। अब प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रश्न 4 है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, अपने विचार लिखिए। अब पत्रों को क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम पत्रों के साथ कर सकते हैं। पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं, पत्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है। पत्र हमारे स्वयं के लिखे हुए होते हैं, पत्र से हमारी आत्मीयता झलकती है और पत्र को हम यादगार के रूप में भी रख सकते हैं। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं। पत्र हमारे स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं जिनसे अधिक आत्मीयता झलकती है। हम उन्हें यादगार के लिए समेट कर रख सकते हैं। एसएमएस को जल्दी ही भुलाया जा सकता है लेकिन पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों को आज भी सुरक्षित रखा गया है। अब यहाँ पर क्या है कि पत्र धरोहर हैं, इन्हें हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन फोन या एसएमएस के द्वारा ये सुविधाएं संभव नहीं होती। पत्र अगर हमें पढ़ने होते हैं हम उन्हें आराम से पढ़ सकते हैं, अपनी पुरानी बातों को यादों के रूप में सहेज सकते हैं और पुराने समय में जो लिखे गए पत्र हैं साहित्यकारों के द्वारा है, क्रांतिकारियों के द्वारा हैं, कहानीकारों के द्वारा हैं, ये सब पत्र आज भी हमारे संग्रहालयों यानी म्यूजियम में क्या हैं, अब भी सुरक्षित हैं। अर्थात उनके द्वारा लिखी गई बातें आज भी सुरक्षित स्थान पर हैं जिन्हें हम जान सकते हैं, उनके बारे में हम उनकी पहचान कर सकते हैं। प्रश्न 5 है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? अब आप बताइए, जो चिट्ठियों की अनूठी जगह है, अनोखी जो छाप है, वह टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? नहीं, चिट्ठियों की जगह फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल नहीं ले सकते क्योंकि पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था और न ही कभी कम होगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो चिट्ठियों में संतोष है वह संतोष फोन या एसएमएस में संभव नहीं होता। पत्रों का चलन पहले जमाने से था और आज भी राजनीतिक कार्यों में, साहित्यिक कार्यों में पत्रों का चलन वैसे का वैसा है। पत्र लेखन साहित्यिक कला है परंतु फैक्स, ईमेल, मोबाइल तकनीकी माध्यम है। अब पत्र क्या है, एक साहित्यिक कला है परंतु फैक्स, ईमेल, मोबाइल तकनीकी डिजिटल माध्यम है जो केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यह केवल काम के लिए तो अच्छा है लेकिन ये एक साहित्यिक कला नहीं है। आज हमें कार्य करने हैं, अच्छे काम करने हैं, काम को जल्दी करना है, उनके लिए मोबाइल, ईमेल, फैक्स एक अच्छा है, अच्छा माध्यम है, लेकिन
साहित्यिक कला में, राजनीतिक क्षेत्र में ये संभव नहीं है। आज ये आवश्यकताओं में तो आते हैं, लेकिन पत्रों का स्थान कभी नहीं ले सकते। आज की निजी आवश्यकताओं में इनका स्थान अग्रणीय है, लेकिन ये पत्रों का स्थान कभी भी नहीं ले सकते। प्यारे बच्चों, ये पाठ से हमने अभ्यास प्रश्नोत्तर किए। अब पाठ के अतिरिक्त प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी। पहला प्रश्न है, बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? पहले यानी बेटा बैरंग पत्र होता है कि उस पर टिकट नहीं लगाई जाती, और जब तक टिकट नहीं लगाएंगे वो चिट्ठी बैरंग ही होती है। तो बैरंग चिट्ठी जब किसी के घर पहुंचती है, जिस पते पर पहुंचती है, तो जो लेने वाला होता है, चिट्ठी को जो लेता है, उसे टिकट की जो धनराशि है, जितने रुपए की टिकट है, उसका जुर्माना देना पड़ता है। मान लो 5 रुपए की टिकट है तो उसको उसका दुगना जुर्माना उसकी देना होता है। अब यहाँ पर उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? अब जैसे कि पत्र होते हैं, पत्र के माध्यम से जब हम उस पर क्या लिखते हैं, पता लिखते हैं, तो हमें पता रहता है कि यह पत्र उस जिले का है, उस क्षेत्र का है। इस प्रकार पिन कोड भी क्या है? एक संख्या में लिखा गया पता होता है। इसका पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। यह 6 अंकों का होता है, और यह क्या होता है कि इसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि वह व्यक्ति किस स्थान का है और किस क्षेत्र का है। प्रत्येक क्षेत्र का अलग अलग पिन कोड होता है जिले का, जैसे कि रोहतक जिले का अलग है, झज्जर जिले का अलग है, गुरुग्राम जिले का अलग है। इन सब के यानी जैसे कि रोहतक जिले का 124103, ऐसे ही 0405, इस प्रकार से 6 अंकों का एक पता होता है। अब उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? पिन कोड का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। यह 6 अंकों का होता है। पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर भी लिखना पड़ता है। यह हर स्थान का अलग अलग होता है। यह भी संख्याओं में लिखा एक पता ही होता है। अगला प्रश्न है, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? अब बताइए कि ऐसा किस कारण से होता था कि महात्मा गांधी के पास पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे? बेटा ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता को यह बता रखा था, यह कहा था कि अगर तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी दुख है या तुम्हारे साथ जो भी घटित हो रहा है और वो तुम मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो तुम इस पते पर कोई भी चिट्ठी, कोई भी पत्र डाल दो। मैं दुनिया के जिस भी कोने में होऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ऐसा लिखने से महात्मा गांधी के पास वो पत्र पहुंच जाते थे और वो लोगों के बारे में अच्छी प्रकार से जान पहचान कर लेते थे, उनके हालचाल को जान लेते थे। तो यही कारण था कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर ही आते थे। जैसे कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे क्योंकि वे अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे। लोकप्रिय का अर्थ होता है लोगों को चाहने वाले, लोगों में प्रिय, सर्वाधिक, सबसे अधिक। वो अपने समय के सबसे अधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे।
वे देश के जिस भाग में भी रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था और सभी पत्र गांधी जी के पास आसानी से पहुंच जाते थे। अर्थात ये मैंने समझाई दिया कि वो देश के जिस भाग में भी रह रहे होते यह लोगों को पता लग जाता था और वो महात्मा गांधी इंडिया लिख कर अपनी समस्या उन तक पहुंचा देते थे और गांधी जी के पास वह पत्र आसानी से पहुंच जाते थे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का अध्ययन किया। संक्षिप्त सार हमने पढ़ा व गृह कार्य हल की भी हमने जांच की। आपको अभ्यास प्रश्न 1 से 5 अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं व याद करने हैं और जो प्रश्न मैंने अतिरिक्त करवाए हैं वह प्रश्न आपको याद करने हैं। आपको यह पूरा पाठ अच्छे तरीके से याद करना है। मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।